हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर शो में। आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे उनके बारे में बात करूंगा। तो चलिए पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला न्यूज है हमारा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का हुआ निधन। तो मैंने कहा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उनका जो है निधन हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कोनेरू कोनेरू हम्पी, हमने कहा कंपनी नहीं, इसको कोनेरू हम्पी कहते हैं। कोनेरू हम्पी ने जीता विश्व रैपिड शतरंज महिला चैंपियनशिप का खिताब। तो कोनेरू हम्पी के द्वारा हमने कहा विश्व रैपिड शतरंज महिला चैंपियनशिप का जो है खिताब जीत लिया गया है। अगला जो हमारा न्यूज है, राथा सप्तमी को आंध्र प्रदेश ने राज्योत्सव घोषित किया। तो जो राथा सप्तमी, जिसको हमने कहा रथ उत्सव भी कहा जाता है, तो रथ सप्तमी को हमने कहा आंध्र प्रदेश ने राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक है, अगला न्यूज महत्वपूर्ण हमारा, जो भारत पहली बार करेगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट की मेजबानी। तो मैंने कहा जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट है, इसकी मेजबानी दिल्ली के अंदर हमने कहा भारत के द्वारा की जा रही है। ठीक है, अगला जो है, काम्या कार्तिकेयन सातों महाद्वीपों की सर्वोच्च शिखर को फतह करने वाली महिला बनी। तो काम्या कार्तिकेयन के द्वारा हमने कहा विश्व के जो 7 महाद्वीप है उनकी जो सर्वोच्च चोटी है उसको फतेह करने वाली महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, लक्ष्य सेन ने किंग्स कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो थाईलैंड के अंदर आयोजित होने वाला जो हमने कहा किंग्स कप का, जो बैडमिंटन का किंग्स कप था, इसके अंदर हमने कहा लक्ष्य सेन के द्वारा जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया गया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज है, काला सागर में तेल रिसाव के कारण रूस ने इमरजेंसी घोषित किया। तो रूस ने हमने कहा संघीय इमरजेंसी अपने यहां घोषित कर दिया है। किसके कारण? मैंने कहा जो तेल रिसाव हुआ है काला सागर में। अगली खबर है हमारी, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता प्रो कबड्डी लीग 2024। तो हमने कहा जो 11वां सीजन है, ठीक है, 11वां सीजन प्रो कबड्डी लीग का ये किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ये हमने कहा हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा ये जीत लिया गया है। ठीक है, अगली न्यूज हमारी, पटना के महावीर संस्थान ने पटना के 11 हॉटस्पॉट स्थान में खाद्य पदार्थों में आर्सेनिक के होने की पुष्टि की। तो हमने कहा आर्सेनिक जो हमने कहा विषाक्त पदार्थ होता है, ये हमने कहा बिहार के अंदर वहां के खाद्य पदार्थों में पाया गया है। और जो महावीर संस्थान है, पटना महावीर कैंसर संस्थान है, उसके द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि आर्सेनिक पदार्थ पाए गए हैं खाद्य पदार्थों में। 11 हॉटस्पॉट इसके अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं। अगली न्यूज हमारी, चीन ने 6ठी पीढ़ी के स्टील जेट फाइटर J-36 का परीक्षण किया। तो हमने कहा जो जेट फाइटर विमान है इसका परीक्षण किया गया है चाइना के द्वारा, उसका क्या नाम है? J-36 का। ठीक है, चलिए संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में काला सागर में तेल रिसाव के कारण किस देश में संघीय इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो मैंने कहा अभी हाल ही में जो है काला सागर में तेल रिसाव हुआ है। और किसका तेल रिसाव हुआ है? तो हमने कहा जो पानी की जहाजें जो हमने कहा तेल का आवागमन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेल ले जाती है, तो उसके द्वारा हमने कहा तेल रिसाव हुआ है जहाजों के माध्यम से, जहाजों में तेल रिसाव हुआ है। लगभग आप देखेंगे तो हमने कहा ये जो तेल रिसाव हुआ है 3700 टन का तेल रिसाव हुआ है काला सागर के अंदर। कहां पे? काला सागर में। ठीक है, तो ये तेल रिसाव कहां हुआ है और कहां पर इमरजेंसी घोषित किया गया है? तो रूस के अंदर। रूस ने जो है संघीय इमरजेंसी घोषित किया है, संघीय इमरजेंसी। 3700 टन तेल रिसाव हुआ है काला सागर के अंदर। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे तो मैंने कहा जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है, ये विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो देखिएगा इसको, ये हमने कहा काला सागर का क्षेत्र है। तो यह काला सी, ब्लैक सी जिसको कहते हैं, तो काला सागर। और आप देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आपको यहाँ रसिया दिखाई दे रहा है, ये रूस का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका रूस है और ये आपका जो है ऊपर देखेंगे तो ये आपका यूक्रेन का क्षेत्र है, ये यूक्रेन का क्षेत्र है। और ये है आपका माल्डोवा। ठीक है, माल्डोवा का क्षेत्र है। और ये है रोमानिया, ये वाला क्षेत्र आपको
रोमानिया दिखाई दे रहा है, ठीक। ये वाला क्षेत्र आपको टर्की, ठीक है, यह है टर्की। और उसके बाद ये है आपका जॉर्जिया, जॉर्जिया ये, और ये है आर्मीनिया, ठीक है। तो कौन कौन से देश हमने कहा काला सागर की सीमा पर स्थित है? तो मैंने कहा इधर है रसिया, और इधर है यूक्रेन, और यहां पर हमने कहा मालडोवा है, और यहां पर जो आर्मीनिया है, और ये जो है बुल्गारिया है नीचे, ठीक है। ये वाला क्षेत्र, ये वाला देश बुल्गारिया है। बाकी ये वाला पूरा हमने कहा ये कौन सा देश है? काला सागर के पूरी तरह से दक्षिण में, तो ये है आपका टर्की, और ये है आर्मीनिया इधर पूरब में काला सागर के, और उसके बाद जो पूरब में है आपका जॉर्जिया, ठीक है। तो आप जानते हैं रसिया की राजधानी क्या है? रसिया की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और इसकी करेंसी क्या है? रूबल, ठीक है। बाकी आपका जो यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी है कीव, और इसकी करेंसी है, मैंने कहा रिबनिया, रिबनिया, ठीक है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, और इसकी करेंसी है रिबनिया। और है आपका मालडोवा, मालडोवा की राजधानी हमने कहा चिस्नोवा, ठीक है। चिस्नोवा जो है इसकी राजधानी है, और यहाँ का जो मालडोवा की जो करेंसी है उसको कहा जाता है लेब। क्या कहते हैं इसको? लेब कहते हैं, ठीक है। मालदोवा की करेंसी है लेब। और उसके बाद रोमानिया, रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, और इसकी भी करेंसी कौन सी है? लेब, ठीक है। तो रोमानिया की करेंसी कौन सी है? लेब। और मैंने कहा मालडोवा की करेंसी कौन सी है? लेब। और बुखारेस्ट जो है राजधानी है रोमानिया की, और नीचे है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। और बुल्गारिया की करेंसी क्या है? इसकी भी करेंसी लेब है, ठीक है। तो मैंने कहा मालडोवा और आपका रोमानिया और बुल्गारिया तीनों की जो करेंसी है वो है लेब। बाकी नीचे टर्की है, और टर्की की राजधानी जो है, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, अंकारा, और इसकी करेंसी है लीरा, ठीक है। तुर्की की करेंसी क्या है? लीरा है। बाकी यहां देखेंगे आर्मीनिया है आपका, जॉर्जिया, सॉरी, ऊपर है जॉर्जिया, और जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी, तिब्लिसी, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी, और इसकी जो करेंसी है लारी, ठीक है। तो मैंने कहा जो काला सागर के सीमा पर स्थित देश हैं, ये सारे देश हैं। बाकी हमने कहा उनकी राजधानियां और उनकी करेंसी क्या है, इसके बारे में मैंने आपको इसमें बताया। तो जब भी पूछा जाए जो तेल रिसाव हुआ है अभी हाल ही में, तो उसके लिए इमरजेंसी कहाँ घोषित किया गया है? और उसके अंदर घोषित किया गया है। तेल रिसाव होता क्या है? हमने कहा जो बड़े बड़े हमने कहा पानी के जहाजों के माध्यम से तेल एक स्थान से दूसरे स्थान तक कच्चा तेल ले जाया जाता है, कच्चा तेल। तो हमने कहा कभी कभी उसमें रिसाव हो जाता है, और पूरा तेल जो हमने कहा समुद्र के अंदर बह जाता है, तो उसे तेल रिसाव कहा जाता है, जिससे हमने कहा बहुत सारे जीव जंतु समुद्र के अंदर जो है प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राथा सप्तमी को किस राज्य ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है? तो मैंने कहा जो रथ सप्तमी है, जिसको हमने कहा रथ उत्सव भी कहा जाता है, कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो राथा सप्तमी को हमने कहा आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा इसको क्या घोषित किया गया है? इसको घोषित किया गया है राज्य उत्सव, राज्य उत्सव, राज्य उत्सव, ठीक है, रथ सप्तमी को, ठीक है। रथ सप्तमी को मैंने कहा राज्य उत्सव घोषित किया गया है। इसके अलावा आप कुछ उत्सव याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए बोनालू, बोनालू, बथुकंबा, बथुकंबा, नुहाखाई, रज पर्व, रज पर्व, धनु यात्रा,
धनु यात्रा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, इसके अलावा बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, लोसर, लोसांग, लोसांग, चेरी बलाजम, चेरी बलाजम, हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैंने कहा लाहुरी, लाहुरी उत्सव, मांडू पर्व, मांडू पर्व, ठीक है। तो ये सारे हमने कहा। आपसे पूछा जाए कि बोनालू, बोनालू तो कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर ये उत्सव मनाया जाता है, तेलंगाना में। उसके बाद बथुकम्बा जो है ये आपका तेलंगाना में, तेलंगाना के अंदर। उसके बाद नुआखाई उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा का हमने कहा ये उत्सव है नुआखाई। और रज पर्व ये भी मैंने कहा उड़ीसा का है। बाकी धनु यात्रा ये भी उड़ीसा का पर्व है। और गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का पर्व है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। बाकी जो है बोहाग बिहू ये है आपका असम के अंदर, असम का पर्व है। लोसर जो है आपका लद्दाख के अंदर, लद्दाख का पर्व है आपका लोसर, ठीक है। इसके बाद लोसांग है, लोसांग जो है सिक्किम का पर्व है, सिक्किम का लोसांग। और चेरी बलाजम जो है, चेरी बलाजम आपका है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड, नागालैंड का। और जो लाहुरी उत्सव जो है पंजाब के अंदर, पंजाब। मांडू पर्व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हमने कहा ये प्रमुख त्योहार जो बाबू अलग अलग हमने कहा स्थानों पर अलग अलग राज्यों के अंदर मनाए जाते हैं। तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मैं और चीजें आगे बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा जो पर्व हमने कहा भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में हमने कहा सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से और हैं? देखिएगा तो आपका है हैरात फेस्टिवल, हैरात फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा संतरा महोत्सव, संतरा महोत्सव, संतरा महोत्सव, लीची महोत्सव, लीची महोत्सव, ठीक है। चाय महोत्सव, चाय महोत्सव। और आपका कंपाला, कंपाला। इसके अतिरिक्त ओणम, ओणम, पोंगल, पोंगल, ठीक है। तो हेरात फेस्टिवल, संतरा महोत्सव और मैंने कहा लीची महोत्सव, चाय महोत्सव और कंपाला, ओणम और पोंगल। और इसके अलावा जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू, ठीक है। और आपका हो गया जो मैंने कहा हार्नबिल महोत्सव और लाई हरोबा, लाई हरोबा, ठीक है। तो ये जो हमने कहा प्रमुख उत्सव है
इसको याद रखिएगा, ये सारे उत्सव या हमने कहा पर्व जो है आपसे पूछे जाते हैं कि किन क्षेत्रों में या किस राज्यों में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये जो आपका हेरात फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। बाकी संतरा महोत्सव त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा में। लीची महोत्सव आपका ये जो है लीची महोत्सव जो है बिहार के अंदर, और चाय महोत्सव असम के अंदर। कंपाला आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में। ओणम जो है आपका केरल के अंदर, केरल का फेस्टिवल। और पोंगल जो है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। एक अट्टुकल पोंगल होता है, तो जो अगर आपसे पूछा जाए अट्टुकल पोंगल, अट्टुकल पोंगल, तो अट्टुकल पोंगल जो ये आपका केरल के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो पोंगल बाबू जो है ये तमिलनाडु के अंदर, और मैंने कहा अट्टुकल पोंगल जो है ये कहाँ पे, ये जो है आपका मनाया जाता है केरल के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी मैंने कहा जल्लीकट्टू तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में। और लाई हरोबा जो है आपका ये मणिपुर में। ठीक है, बाकी बांग्ला उत्सव देखेंगे आप यहां पर, मैंने कहा बांग्ला उत्सव, बांग्ला, बांग्ला उत्सव ये त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा में। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रमुख उत्सव या हमने कहा त्योहारों के बारे में पूछा जाता है कि ये उत्सव या त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, तो हमने कहा इतनी सारी बातें जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने कहा अगला जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो मैंने कहा रैपिड शतरंज जो चैंपियनशिप का खिताब होता है ये किसके द्वारा जीता गया है? तो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया गया है किसके द्वारा? कोनेरू हम्पी के द्वारा। ठीक है, तो इस बार हमने कहा जो 2024 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये कहां पर किया गया? इसका जो आयोजन हुआ है 2024 में, इसका आयोजन किया गया बाबू आपके अमेरिका के न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, तो ये जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हमने कहा इस बार का आयोजन हुआ है रैपिड शतरंज चैंपियनशिप। इसको किसके द्वारा जीता गया है? कोनेरू हम्पी के द्वारा जीता गया है। और जो कोनेरू हम्पी है ये हमने कहा सबसे कम उम्र में हमने कहा महिला जो है, सबसे कम उम्र की, सबसे युवा महिला ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, ग्रैंड मास्टर है। तो याद रखिएगा सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाली महिला कौन है? मैंने कहा कोनेरू हम्पी है। या सबसे युवा महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरू हम्पी है। ठीक है, ये हमने कहा 2002 में ये सबसे युवा महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। इसके अलावा आप देखोगे तो कोनेरू हम्पी जो है ये जो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब है ये 2 बार जीतने वाली दूसरी महिला है ना, ये 2 बार जीती हैं। इसको मैंने कहा ये जो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है इन्होंने कितनी बार जीता है? 2 बार। तो 2 बार जीतने वाली, यह खिताब जीतने वाली 2 बार हमने कहा दूसरी महिला बन गई है। ठीक है, 2 बार जीती ये। इतनी बातें याद रखिएगा कि ये जो रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है इसको 2024 में हमने कहा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजन इसका हुआ था अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है, और जीतने वाली महिला कौन है? कोनेरू हम्पी, जो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिमी कार्टर का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो हमने कहा जो जिमी कार्टर थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और ये हमने कहा 1977 से लेकर 1977
1981 तक हमने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 4 वर्ष का जो कार्यकाल होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का, तो ये हमने कहा अमेरिका के राष्ट्रपति एक पूरा कार्यकाल रहे थे 1977 से लेकर 1981 तक। इनका एक संगठन था कार्टर सेंटर। ठीक है, कार्टर सेंटर। और कार्टर सेंटर को हमने कहा नोबेल पुरस्कार मिला था। मतलब अगर कहें तो हमने कहा ये जो आपके जिमी कार्टर राष्ट्रपति हैं कहाँ के, अमेरिका के, इनको जो हमने कहा नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, और ये दिया गया था 2002 में। 2002 में हमने कहा इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जिमी कार्टर को। इनकी संस्था, इनका एनजीओ जो हमने कहा कार्टर सेंटर है, और कार्टर सेंटर हमने कहा ये काम करता है सामाजिक क्षेत्र में। इसके लिए हमने कहा इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2002 में। तो 1977 से लेकर 1981 तक राष्ट्रपति रहे और 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। 100 वर्ष। ठीक है, काफी लंबी उम्र थी इनकी, तो 100 वर्ष हमने कहा ये जिंदा रहे, उसके बाद हमने कहा इनकी मृत्यु हुई है। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। 77 से लेकर 81 तक जो है ये राष्ट्रपति रहे थे। तो सही विकल्प होगा हमारा अमेरिका। ठीक है, जिमी कार्टर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना के महावीर कैंसर संस्थान ने किस राज्य में खाद्य पदार्थों में आर्सेनिक होने की पुष्टि की है? तो हमने कहा पटना का जो संस्थान है महावीर कैंसर संस्थान, तो महावीर कैंसर संस्थान ने हमने कहा आर्सेनिक होने की पुष्टि की है। 11 हॉट स्पॉटों को चिन्हित किया है बिहार के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा 11 हॉट स्पॉटों को चिन्हित किया है जिसके खाद्य पदार्थों में हमने कहा आर्सेनिक पाया गया है। तो ये कहां पर है, तो बिहार के अंदर। ठीक है, आर्सेनिक के ऊपर जो हमने कहा विषाक्त पदार्थ होता है, विषाक्त पदार्थ होता है आर्सेनिक, उसकी उपलब्धता पाई गई है खाद्य पदार्थों में बिहार के, और 11 क्षेत्रों में 11 हॉट स्पॉट जो चिन्हित किए गए इस संस्थान के द्वारा, महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रो कबड्डी लीग का 11वां संस्करण किस टीम ने जीता है? तो हमने कहा ये जो प्रो कबड्डी लीग का 11वां संस्करण है किसके द्वारा जीता गया है? तो देखिए ये पहला जो संस्करण हुआ था कब हुआ था? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, पहला सीजन पहले सीजन की शुरुआत हुई थी 2014 में। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग का पहला सीजन कब हुआ था? 2014 में हुआ था, और 2014 के बाद अब हमने कहा 2024 तक। तो पहले सीजन का विजेता कौन था? पहले सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स। तो पहले सीजन की विजेता थी जयपुर पिंक पैंथर्स, और उसके बाद हमने कहा अब 2024 में जो हुआ है इसकी विजेता कौन है? 11वां सीजन प्रो कबड्डी लीग का। तो इसकी विजेता हमने कहा आपकी हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, आप प्रो कबड्डी लीग देखते होंगे तो ये हमने कहा ये सारी टीमें हैं, जैसे आप पुरेनी पटल देखते हैं, उसके बाद मैंने कहा हरियाणा स्टीलर्स है, पटना पायरेट्स है, जयपुर पिंक पैंथर्स है, युबुम्बा है, बंगलुरु है, ये सारी टीमें होती हैं इसके अंतर्गत। तो इस बार का जो विजेता हमने कहा जो 11वां सीजन की विजेता वो कौन सी टीम है? हरियाणा स्टीलर्स है। ठीक है, पहले सीजन की विजेता कौन थी? जयपुर पिंक पैंथर्स। इसके पहले जो हमने कहा 2023 में सीजन हुआ था, 2023 का सीजन जो था इसको जीती थी, किसके द्वारा जीता गया था? और 2023 और इसके पहले 2022। ठीक है, तो 2023 में जीता गया था पुड़ेरी पल्टन के द्वारा, और इसके पहले जयपुर पिंक पैंथर्स। ठीक है,
तो पहले सीजन की विजेता 2014 में पहला सीजन हुआ था, उसकी विजेता थी जयपुर पिंक पैंथर्स। और मैंने कहा 24 में जो 11वां अंतिम सीजन हुआ है, इसकी विजेता है हरियाणा स्टीलर्स। और 2023 में हमने कहा इसकी विजेता कौन सी थी, पुरेड़ी पटत थी। उसके बाद 2022 में जयपुर पिंक पैंथर्स है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, किस महिला पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों के 7 सरोज शिखर को फतह किया है? तो मैंने कहा जो 7 महाद्वीप हैं उनके जो सरोज शिखर है उसको फतह किसने किया है? तो काम्या कार्तिकेयन ने, कामिरीता शेरपा ने, सोनाक्षी परिहार ने, गरिमा सिंह ने। तो ये जो 7 महाद्वीपों के 7 चोटियों को फतेह करने वाली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपकी काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन जो है, अभी हमने कहा मई में जो है ये जो विश्व के सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वहां पर चढ़ाई इन्होंने किया था और उसको फतह किया था मई के महीने में। और अभी हाल ही में हमने कहा जो सारे महाद्वीपों की सारी सरोज चोटियां होती हैं उनको फतह करने वाली महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट की मेजबानी का आयोजन भारत प्रथम बार कहां करेगा? तो मैंने कहा जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट या इंटरनेट की मेजबानी की जा रही है प्रथम बार भारत के द्वारा की जा रही है। ठीक है, तो ये जो हमने कहा मेजबानी की जा रही है, इसका आयोजन जो होगा, जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट है, इसका आयोजन कहाँ होगा? इसको वेब्स कहा गया है, इसको हमने कहा वेब्स कहा गया है। ठीक है, जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट है इसको हमने कहा क्या कहा गया है? वेज। और ये हमने कहा पहला इसका आयोजन हो रहा है, पहला समिट हो रहा है, पहला समिट हो रहा है, इसका समिट हो रहा है। और ये कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर इसका पहला समिट हो रहा है। अपनी तरह का ये पहला समिट है, पहला शिखर सम्मेलन है। और इसके अंदर मैंने कहा विश्व भर के मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लोग भाग लेंगे, ठीक है। तो हमने कहा ये जो वेब्स है या जिसको मैंने कहा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट है, इसकी मेजबानी प्रथम बार जो है, प्रथम बार आयोजन ही हो रहा है इसका। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर होगा। और मैंने कहा इसके अंदर जो है विश्व भर के जो मीडिया के लोग हैं और हमने कहा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के लोग हैं, ये यहाँ भाग लेंगे। और मैंने कहा किस तरह से कंटेंट को क्रिएट किया जाए इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में, उस पर बात की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस हमने कहा वेब्स के अंदर। तो कहां पर इसका आयोजन होगा? दिल्ली के अंदर। ठीक है, सही विकल्प होगा हमारा दिल्ली। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, स्टील्थ फाइटर जेट 36 का परीक्षण किस देश ने किया है? तो हमने कहा जो स्टील्थ फाइटर जेट J-36 है, इसका जो परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया। इसका परीक्षण किसके द्वारा? चीन ने। अभी हाल ही में आप देखोगे तो चीन विश्व का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, बड़ा बांध बना रहा है। कहां पे? आप जानते हैं ये कहां पर बना रहा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, विश्व का जो सबसे हमने कहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के द्वारा। ठीक है, भारत और हमने कहा चाइना की सीमा पर, जिसको यार्लू जंगबू भी कहते हैं। चाइना में जो ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? यार्लू जंगबू। ठीक है, उसी नदी पर ये हमने कहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। और मैंने कहा ये जो स्टील्थ फाइटर जेट 36 है, इसका सफल परीक्षण किया गया है चाइना के द्वारा। इसके बाद आप देखोगे तो हमने कहा अभी चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, चांगी इसको कहते हैं चांगी 36, सॉरी हाँ था चांगी 6। ठीक है, चंद्रयान मिशन
तो ये हमने कहा चांगी जो 6 है ये चाइना का जो है चंद्रयान मिशन है और ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। वहां से हमने कहा चट्टानों का जो हमने कहा चट्टानों का साक्ष्य, हमने कहा चट्टानों का अध्ययन कर रहा है या हमने कहा उससे संबंधित चीजों का अध्ययन कर रहा है। तो ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है जो चाइना का हमने कहा चंद्रयान मिशन है चांगी 6। ठीक है, तो चांगी 6 जब भी पूछा जाए किसका चंद्रयान मिशन है तो किसका है, जैसे हमारे यहाँ चंद्रयान 3 भेजा गया था उसी तरह से चांगी 6 भेजा गया है चाइना के द्वारा और ये हमने कहा सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है वहां पर। तो चांगी 6 ये चंद्रयान मिशन किसका है, चाइना का है। बाकी विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना बना रहा है। ठीक है, तो सही विकल्प कौन सा होगा, जेट J-36 का जो ये लड़ाकू विमान है इसका परीक्षण किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो हमने कहा जो आरबीआई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने हाल ही में हमने कहा एक बैंक का जो है लाइसेंस ही रद्द कर दिया है। तो कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडस इंड बैंक, उसके बाद सिटी कोऑपरेटिव बैंक। तो हाल ही में हमने कहा इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है किस बैंक का, तो सिटी कोऑपरेटिव बैंक का। ये मुंबई के अंदर काम करता है ये बैंक, सिटी कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सिटी कोऑपरेटिव बैंक का हमने कहा इसका जो लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, मानकों को पूरा नहीं करने के कारण इसका जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया किसका, सिटी कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, आरबीआई के द्वारा। बाबू अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, वही वाला दोबारा रिपीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक स्पेसएक्स मिशन किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। ठीक है, सफलतापूर्वक हमने कहा आज रात को जो है सफलतापूर्वक हमने कहा स्पेसएक्स मिशन को जो है इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। 10 बजे इसकी लॉन्चिंग थी और हमने कहा ये सफलतापूर्वक इसकी लॉन्चिंग हुई है। तो ये हमने कहा किस यान के द्वारा या किस रॉकेट के द्वारा ये हमने कहा उपग्रह भेजा गया। तो जो आपका स्पेसएक्स उपग्रह है किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया। देखिए इसका मिशन क्या है स्पेसएक्स का, ये जो आपका स्पेसएक्स मिशन इसका लक्ष्य क्या, मतलब लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसका। तो देखिए ये जो हमने कहा डॉकिंग के लिए, इसको डॉकिंग के लिए इसका प्रक्षेपण किया गया है, इसका प्रक्षेपण किया गया है, प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है लॉन्चिंग करना। तो मैंने कहा जो डॉकिंग के लिए, डॉकिंग का मतलब होता है अंतरिक्ष में हमने कहा दो यानों को जोड़ने के लिए। मान लिया अंतरिक्ष में हमने कहा कोई हमने कहा यान है, कोई 2 रॉकेट है या कोई 2 यान है, उनको अंतरिक्ष में ही जोड़ दिया जाएगा आपस में। इसके लिए हमने कहा इस मिशन को लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स मिशन और ये हमने कहा सफलतापूर्वक हमने कहा आज रात को ही ये जो है लॉन्च हो गया है। तो डॉकिंग का मतलब क्या होता है, मैंने कहा अंतरिक्ष में ही आपस में 2 यानों को जोड़ देना डॉकिंग कहलाता है। तो इसी डॉकिंग के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा स्पेसएक्स मिशन। तो ये जो स्पेसएक्स मिशन है, ये जो स्पेसएक्स आपका सैटेलाइट है, ये किसके माध्यम से भेजा गया, किस रॉकेट या जिसको हम यान कहते हैं, किस यान के माध्यम से इसको भेजा गया है। PSLV C-30, PSLV C-57, PSLV C-60 और PSLV C-35। तो ये भेजा गया हमने कहा किस रॉकेट के द्वारा, PSLV C-60 के द्वारा। तो PSLV C-60 के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है, इसको लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स को। याद रखिएगा कौन सा है, PSLV C-60, इसी के द्वारा हमने कहा स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च किया गया है। हमने कहा वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष समाप्त होते 2024 समाप्त होते होते ये हमने कहा सफलतापूर्वक लॉन्चिंग जो है भारत के लिए और इसरो के लिए हमने कहा एक सम्मानजनक जो है ये स्थिति है। ठीक है, चलिए आज का टर्म ऑफ द डे है चट्टान। ठीक है, टर्म ऑफ द डे में मैं आपको चट्टानों के बारे में बताऊंगा कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, कितनी प्रकार की चट्टानें होती हैं, या हमने कहा कौन कौन सी चट्टानें हैं, किस तरह की चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो टर्म ऑफ द डे मैंने कहा चट्टान। तो देखिए चट्टान होती क्या है, चट्टान क्या होती है। देखिए हमने कहा जो भूगर्भिक परिस्थितियों के हमने कहा चलते जिन सतहों का निर्माण होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तो चट्टान हमने कहा कठोर भी हो सकती है, मुलायम भी हो सकती है,
लेकिन हमने कहा भूगर्भिक संरचनाओं के फलस्वरूप जब हमने कहा भूगर्भिक रासायनिक या हमने कहा भौतिक क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप जो हमने कहा जिन स्वरूपों का निर्माण होता है उसको हमने कहा चट्टान कहा जाता है। और ये चट्टानें जो होती हैं आपकी जो है तीन तरह की हो सकती हैं, तीन प्रकार की। चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार, ठीक है। तो चट्टानों के प्रकार में आप देखोगे तो बेसिकली तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं, तीन तरह की चट्टानें। एक आपकी होती है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। दूसरी होती है आपकी अवसादी, अवसादी या इसको परतदार चट्टान कहते हैं, परतदार चट्टान, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी कायांतरित, कायांतरित या इसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो बाबू मैंने आपसे ये कहा कि जो चट्टानें होती हैं ये तीन तरह की होती हैं निर्माण के आधार पर या हमने कहा अन्य आधारों पर। तो आग्नेय चट्टान होती है, अवसादी या परतदार चट्टान होती है, बाकी हमने कहा कायांतरित चट्टान होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी आग्नेय चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है लावा के जमने से होता है। जो हमने कहा भूगर्भ में ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप जो मैग्मा होता है, ठीक है, उसके जमने से हमने कहा जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो जब लावा निकलता है तो लावा हमने कहा पृथ्वी की सतह पर भी पहुंचता है और हमने कहा पृथ्वी के भूगर्भ में वहां पर भी लावा जम जाता है। तो हमने कहा पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जो लावा जम जाता है वहां पर जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ। और यही जब हमने कहा ऊपरी सतह पर निकल कर आता है लावा और जमता है तो वहां पर जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान को हमने कहा प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? हमने कहा इसको जो है आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ठीक है। और ये चट्टान हमने कहा लावा के या मैग्मा के, मैग्मा कहना ठीक नहीं हो, लावा होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्मा तो वन चीजें आ जाती हैं। तो लावा के जमने से ही हमने कहा इस चट्टान का निर्माण होता है, लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और हमने कहा इसके अंतर्गत जो हमने कहा आंतरिक भाग में होगा उसको क्या कहते हैं? उसको आग्नेय कहा जाता है। और जो हमने कहा ऊपरी भाग पर आता है उसको बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अवसादी या परतदार चट्टानें होती हैं। तो अवसादी और परतदार चट्टानों में हमने कहा जो होती हैं ये हमने कहा जो मैग्मा होता है, जो मैग्मा होता है मैग्मा के जमने से होता है। जब हमने कहा ये जो आपकी आग्नेय चट्टान है इन चट्टानों में टूट फूट होती है, तो हमने कहा वो जो टूट फूट होगा वह मलबा जो है, वह मैग्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर हमने कहा स्थानांतरित होगा। तो वहां पर जब जाके जमेगा, ठीक है, और वो क्रिया हमने कहा बहुत दिनों तक चलती रहती है, बहुत हमने कहा बहुत लाखों वर्षों तक चलती रहती है। तो उसके लाखों वर्षों के बाद हमने कहा जिस चट्टान का निर्माण होगा उसको कहा जाएगा हमने कहा अवसादी या परतदार। परत दर वो जो मैग्मा है जमता जाएगा, जो यहाँ से क्षरण हो रहा है
यहाँ पर स्थानांतरित हो रहा है, क्षरण होकर वो जमता जाएगा, तो हमने कहा वो परतदार चट्टानों का निर्माण करेगा, या उसी को कहा जाता है अवसादी चट्टान। ठीक है, तो जो अवसाद हमने कहा परत दर परत जमा हो रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। तो मैग्मा के जमने से या अवसादों के जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको अवसादी चट्टान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें कौन सी होती हैं? तो ये जो चट्टानें होती हैं अवसादी चट्टानें, तो देखिए ये जो अवसादी या परतदार चट्टानें होती हैं, ये हमने कहा भौतिक रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप होती हैं, इसका निर्माण होता है भौतिक या रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। भौतिक या रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अवसादी या परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। लेकिन जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें होती हैं, इनका निर्माण हमने कहा अधिक ताप और दाब के कारण होता है, अधिक ताप और दाब के कारण होता है, के कारण। ठीक है, जो उपर्युक्त चट्टानें हैं वो उन चट्टानों में हमने कहा जब अत्यधिक जो है दबाव पड़ेगा और उसका तापमान बढ़ेगा, तो जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होगा उस चट्टान को कहा जाता है कायांतरित या रूपांतरित। मतलब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है या पूरी तरह से हमने कहा कायाकल्प हो जाता है उस चट्टान का। ठीक है, तो हमने कहा नाम मात्र के अंश दिखाई देते हैं पूर्व चट्टानों के, तो इसमें हमने कहा नाम मात्र मतलब इनके जो रूप हैं, आपके उपयुक्त चट्टानों के जो रूप हैं वो पूरी तरह से कायांतरित हो जाते हैं, मतलब बदल जाते हैं। तो ये अधिक ताप और दाब के कारण ऐसा होता है। तो अधिक ताप और दाब के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी पूछा जाए आग्नेय चट्टान कौन सा है, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, मैंने निर्माण प्रक्रिया बताया है ना। इसको ये लावा जमने से होता है आग्नेय चट्टानों का निर्माण, और अवसादी या परतदार चट्टानों का निर्माण भौतिक या रासायनिक क्रिया के कारण होता है। मतलब यहाँ चट्टानें टूटेंगी, उसके बाद परत दर परत जमती जाएंगी, फिर अवसादी चट्टान का निर्माण हो जाएगा या परतदार चट्टान का निर्माण हो जाएगा। बाकी हमने कहा जब अधिक ताप और दाब बढ़ेगा उन्हीं चट्टानों में, तो किस चट्टान का निर्माण होगा? वो आपका होगा कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है, आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो मैंने कहा टाइप्स ऑफ जो रॉक्स है, तो यहां पर हमने कहा आपकी जो है इग्नियस, ये आपकी इग्नियस कहा जाता है या इसको आग्नेय कहा जाता है। ठीक है, ब्लर है ये, आग्नेय कहते हैं इसको, आग्नेय चट्टान या इसको इग्नियस भी कहते हैं, इंग्लिश में इग्नियस कहा जाता है, इग्नियस रॉक्स। और ये सेडामेंटरी हैं। कौन सी हैं? जिसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं, अवसादी चट्टान। ठीक है, इसको कहा जाता है सेडामेंटरी रॉक्स। और यह है आपका जो है मेटामॉर्फिक, जिसको आप कहते हो कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित, इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो तीन तरह की चट्टानें हमने कहा प्रमुख रूप से। आपसे अगर इस तरह से उदाहरण पूछा जाए कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको याद रखिएगा इस तरह से। जैसे जब भी आपसे आग्नेय चट्टानों का उदाहरण पूछा जाए तो आप बताओगे जो है बेसाल्ट, बाकी आग्नेय है, आग्नेय। ठीक है, तो बेसाल्ट आग्नेय जो है ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। बाकी आपका अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान के उदाहरण आप देखेंगे जैसे होता है आपका चूना पत्थर,
चूना पत्थर और इसके अलावा सेल खड़ी, खड़िया, नमक की चट्टान, ठीक है। तो ये आपका जो मैंने कहा चूना पत्थर या सेल खड़ी या खड़िया है या नमक की चट्टान है, ये कैसी चट्टानें हैं? ये आपकी, या यहां पर होता है आपका लोयस, ठीक है। या इसके अंतर्गत आपका होता है कोयला, सेल ऑयल, इसी के अंतर्गत आता है, सेल ऑयल कहते हैं, सेल ऑयल। ये सारे हमने कहा जो निर्माण हो रहे हैं ये किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण हैं? अवसादी या मैंने कहा परतदार चट्टानों के, जैसे हमने कहा सेल ऑयल, चूना पत्थर, सेल खड़ी, खड़िया, नमक की चट्टानें। नमक की चट्टान जानते हैं ना आप, जो हमने कहा जो नमक आता है खाने वाला, वो इसी चट्टान से संबंधित होता है ना। जो हमने कहा नमकीन नमक आता है, काला नमक जिसको कहते हैं, तो वो नमक की चट्टान उसी को कहा जाता है। तो लोयस है और हमने कहा कोयला, ये सारे जो है अवसादी या परतदार चट्टानों के उदाहरण हैं। बाकी आप देखोगे कायांतरित चट्टानों में, तो कायांतरित चट्टानों के उदाहरण जो होते हैं आपके, वो होते हैं आपके, मैंने कहा आपका यहाँ जो होता है ग्रेफाइट, हीरा, ठीक है, क्वार्टाइज, ठीक। ये सारे जो हैं, ग्रेफाइट है, हीरा है, या मैंने कहा क्वार्टाइज है, ये जो उदाहरण है किसके हैं? कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स के, ठीक है। तो जब भी उदाहरण पूछा जाए तो आप याद रखिएगा बेसाल्ट या आग्नेय चट्टान, ये जो है आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। और सेल ऑयल, चूना पत्थर, सेल खड़ी, खड़िया, नमक की चट्टान, लोयस, कोयला, ये सारे उदाहरण आपके अवसादी चट्टानों में। आपसे ऐसा पूछा जाता है कि जो है आपका जो कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो परतदार या अवसादी चट्टानों में। या जो तेल निकलता है ये कहाँ से निकलता है? तो मैंने कहा अवसादी या आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत, ठीक है। बाकी ग्रेफाइट यहीं से परिवर्तित होकर, जैसे मैंने कहा जो आपका कोयला होता है, ठीक है, इससे जो है ये जो कार्बन होता है इससे परिवर्तित होकर हमने कहा आपका ग्रेफाइट या हीरा बन जाता है ना, जो अधिक ताप और दाब के चलते बन जाता है। बाकी जो हमने कहा आपका चूना पत्थर है या बलुआ पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर से आपका संगमरमर भी आपका जो है वो कायांतरित शैलों का उदाहरण है। संगमरमर यहाँ पर, ठीक है, संगमरमर। तो संगमरमर जो होता है ये आपके कायांतरित या रूपांतरित या मेटामार्फिक चट्टान का उदाहरण है। तो संगमरमर किससे बनता है? तो चूना पत्थर से बनता है। चूना पत्थर जो अवसादी चट्टान है उसका जब रूप परिवर्तित होगा तो क्या बनेगा? संगमरमर बनेगा। बाकी आपका बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर का जब रूप बदलता है तो क्या बनता है? कोर्टाइज बनता है, ठीक है। तो बलुआ पत्थर यहां लिख देता हूं, बलुआ पत्थर ऊपर, बलुआ पत्थर, ये भी उदाहरण आपके अवसादी चट्टान का, और इसका रूप परिवर्तित होगा तो क्वार्टाइज बनेगा, ठीक है। तो जब भी उदाहरण पूछा जाए कि किस चट्टान का उदाहरण कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए। चट्टानों के प्रकार, तो यहाँ टाइप्स ऑफ रॉक्स लिखा हुआ है, जैसे मैंने आग्नेय चट्टान लिखा हुआ है, अवसादी चट्टान है, बाकी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आप अपने पास इसको रखिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। आग्नेय चट्टान हमने कहा अगर निर्माण के आधार पर देखें इसको, निर्माण के आधार पर, तो निर्माण के आधार पर आग्नेय चट्टान दो तरह की होती है, एक अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान और दूसरी जो होती है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या होती है? तो आप देखोगे इसको हमने कहा जो आपके, जिसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय, ठीक है। जो हमने कहा जैसे पृथ्वी है, ठीक है, और हमने कहा जब कोई ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जो पृथ्वी के अंदर यहाँ पर लावा जम जाएगा तो वहां पर जिन चट्टानों का निर्माण होगा उसको अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कहा जाएगा। उसके बाद बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, जब हमने कहा ये लावा जो है हमारी पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और जमता है तो उसको कहा जाता है बहिर्भेदी चट्टान, जैसे हमने कहा बेसाल्ट चट्टान, और ये अंदर की आग्नेय चट्टान जिसको हम ग्रेनाइट कहते हैं, प्रमुख रूप से ग्रेनाइट, ठीक है।
तो ग्रेनाइट जो होता है, जिसको आप देखते हैं ग्रेनाइट निकाला जाता है जो घरों वगैरह में लगता है, तो हमने कहा अंतर्भेदी चट्टान का उदाहरण है। मतलब आग्नेय चट्टान के अंतर्गत लावा निकलता है और हमने कहा चट्टानों के मतलब पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, तो वहां पर हमने कहा ग्रेनाइट चट्टान बनती है। बाकी जो ऊपर आ जाएगा, ऊपर जमेगा पृथ्वी की सतह पर, वहां पर जिस चट्टान का निर्माण होगा उसको बेसाल्ट चट्टान कहेंगे। ठीक है, तो अंतर्भेदी हमने कहा जो आपका ग्रेनाइट जो है ये अंतर्भेदी चट्टान का उदाहरण है, ग्रेनाइट। ठीक है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान ये हमने कहा जो आपका बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट। ठीक है, बाकी मात्रा के आधार पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा के आधार पर जो चट्टानों का वर्गीकरण होता है, आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के आधार पर। तो एक अम्लीय चट्टानें होती हैं, एक मैंने कहा क्षारीय चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो अम्लीय चट्टानें और क्षारीय चट्टानें, अम्लीय चट्टानें सिलिकॉन डाइऑक्साइड के आधार पर, जैसे अम्लीय चट्टानें में या क्षारीय चट्टानों में देखते हैं ना, क्षारीय चट्टानें जो आपकी हमने कहा नमक होता है वो क्षारीय चट्टानों के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्रिस्टल के आकार के आधार पर अगर देखें, क्रिस्टल मतलब उस जो निर्माण हुआ है उसका क्रिस्टल कैसा है, उस आधार पर देखें तो बड़े क्रिस्टल वाली चट्टानें और छोटे क्रिस्टल वाली चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अंदर। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में 2-3 बातें याद रखिएगा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण लावा के जमने से होता है, ये पृथ्वी की सतह पर भी लावा जमेगा और अंदर भी जमेगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। और दूसरी बात मैंने कहा ये परतदार चट्टानें नहीं होती, आग्नेय चट्टानें जो है परतदार चट्टानें नहीं होती, मतलब परतों का अभाव पाया जाता है आग्नेय चट्टानों में। और मैंने कहा जीवाश्म का अभाव पाया जाता है परतदार चट्टानों में, लेकिन इनके कण जो होते हैं, इनके क्रिस्टल जो होते हैं बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद अवसादी चट्टान, तो मैंने कहा अवसादी चट्टान 3 तरह से हो सकती हैं। अवसादी चट्टान का निर्माण 3 तरह से हो सकता है, यांत्रिक अवसादी चट्टानें, रासायनिक अवसादी चट्टानें और मैंने कहा जैविक अवसादी चट्टानें। तो यांत्रिक अवसादी चट्टानें जो होती हैं इनका निर्माण जैसे मैंने कहा लोयस होता है आपका, लोयस। ठीक है, तो लोयस का निर्माण हमने कहा यांत्रिक क्रिया के माध्यम से। यांत्रिक क्रिया कहने का मतलब होता है, आप देखोगे ना बालू जो है एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होता है, उड़ कर जाता ना, रेत उड़ती रहती है तो एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता रहता है। और हमने कहा जब वो हमने कहा उसका जमाव हो जाता है तो वहां पर जिस चट्टान का निर्माण होता है उसको लोयस कहते हैं। और हमने कहा यह यांत्रिक क्रिया के द्वारा हो रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यंत्र का कार्य कौन कर रहा है, हवा कर रही है यंत्र का कार्य। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे जो आपका बालू का पत्थर है, बालू का पत्थर, ये भी हमने कहा इसका भी निर्माण, बालू का पत्थर का भी निर्माण यांत्रिक क्रिया के फलस्वरूप हो रहा है। ठीक है, तो यांत्रिक अवसादी चट्टान का उदाहरण है बालू का पत्थर और लोयस। बाकी रासायनिक अवसादी चट्टान, रासायनिक अवसादी जो चट्टान होती है जिसके अंदर मैंने कहा आपका कोयला होता है, कोयला और पीट, ये दोनों जो है रासायनिक अवसादी चट्टान रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप बन रहे हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको मैंने कहा जो है कोयला और पीट कहा जाता है। जैविक अवसादी चट्टानें, जैविक अवसादी चट्टानों में हमने कहा जैविक क्रिया के फलस्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण हो रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको मैंने कहा आपका अवसादी चट्टान कहते हैं, जैविक अवसादी चट्टान। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे जैविक अवसादी चट्टानों में, तो जैविक अवसादी, सॉरी इसको उल्टा हो गया, ये इसको मैंने कहा जो है आपका जो नमक है, ये नमक है, बाकी इसके अलावा ये रासायनिक नमक है और सेल खड़ी है, शेल खड़ी और खड़िया, इनका निर्माण जो है रासायनिक अवसादों के रूप में होता है, नमक, सेल खड़ी और खड़िया। और जैविक अवसादी चट्टानें मैंने कहा जैसे कोयला है और पीट है आपका, कोयला और पीट रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण 3 तरह से होता है, यांत्रिक क्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप और मैंने कहा जैविक क्रिया के फलस्वरूप। यांत्रिक क्रिया के फलस्वरूप बालू का पत्थर और लोयस का निर्माण, रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप नमक, सेल खड़ी और खड़िया
और जैविक अवसादी हमने कहा प्रक्रिया के फलस्वरूप कोयला और आपका पीट बन रहा है, ठीक है। बाकी रूपांतरित कायांतरित चट्टान जो हमने कहा दबाव के अधीन रूपांतरण होता है, दबाव के कारण होता है, और तापमान के अधीन रूपांतरण होता है, मतलब तापमान बढ़ने के कारण होगा, और क्षेत्रीय रूपांतरण के कारण होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया है, जो आपका संगमरमर है, संगमरमर, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और आपका हीरा, हीरा और क्वार्टाइज, क्वार्टाइज, ठीक है। संगमरमर, ग्रेफाइट, हीरा, क्वार्टाइज, ये जो आपके रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने हैं, और इनका निर्माण हुआ है दबाव के चलते या तापमान के चलते, ठीक है। तो बाबू जब भी आपसे चट्टानों के बारे में पूछा जाएगा, इतनी बातें होती चट्टानों के बारे में कि चट्टान होती क्या है, या हमने कहा चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है, या कौन कौन सी चट्टानें हैं, और किसका उदाहरण कौन सी चट्टान है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।